युद्ध का नया तरीका है। यूक्रेन में ये रूस के सैन्य नुकसान के 66% और फ्रंट लाइन पर 80% हताहतों के लिए जिम्मेदार हैं। युद्ध क्षेत्र से बाहर भी यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर, यहाँ तक कि मॉस्को तक निशाना साध रहे हैं। और पुतिन की निराशा के लिए अब यूक्रेनियों के पास हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाने की क्षमता है। यह नई तकनीक क्या है जिसने यूक्रेन युद्ध बदला? क्या यह भविष्य के युद्ध का रूप बन सकती है? सबसे पहले चलिए पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रोन कहाँ से आए। यूक्रेन युद्ध पहला असली ड्रोन युद्ध है, जबकि ड्रोन तकनीक काफ़ी पुरानी है। 1849 में ऑस्ट्रियाई सेना ने टाइम फ्यूज बम लगे बिना आदमी वाले गर्म हवा के गुब्बारे वेनिस पर भेजे थे। यह असफल हुआ, पर वे समय से आगे थे। दशकों बाद प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाकू विमान पेश किए गए तो देशों ने बिना आदमी वाले सिस्टम के साथ प्रयोग करना शुरू किया। ब्रिटेन में 1917 में उन्होंने दुनिया का पहला रेडियो नियंत्रित ड्रोन अनमैन्ड एरियल टारगेट बनाया। इसने युद्ध में भाग नहीं लिया, पर इसका विचार अमेरिका में साबित हुआ। उन्होंने भी केटरिंग बग के साथ वही किया, जो एक अनमैन्ड रेडियो नियंत्रित कामिकाजे विमान था। युद्ध खत्म होने के बाद भी प्रयोग बंद नहीं हुआ। ब्रिटिश क्वीन बी विमान, जो 1935 में पहली बार उड़ा, शायद पहला आधुनिक ड्रोन था। ड्रोन का पहला युद्ध में इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप ड्रोन किसे मानते हैं। जर्मन V1 फ्लाइंग बम आधा ड्रोन और आधा क्रूज मिसाइल जैसा दिखता है। यह 1900 पाउंड वारहेड ले जा सकता था और इसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। इन V1 का इस्तेमाल इंग्लैंड के खिलाफ थकावट की जंग के लिए किया गया था, जिससे लंदन की राजधानी में दहशत फैलाई गई थी। कभी कभी जर्मन एक दिन में 100 से ज्यादा V1 लॉन्च करते थे। आज की खबरें देखने वाले लोगों के लिए यह काफी जाना पहचाना लगता है, लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि पहले ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी लाइटनिंग बग ड्रोन के साथ किया गया था। यह एक रिमोट कंट्रोल्ड टोही विमान था, जिसे एक मदरशिप से लॉन्च किया जाता था और हेलीकॉप्टरों द्वारा हवा में ही रिकवर किया जाता था। कैमरा और सेंसर तकनीक के विकास से कर्मचारियों या महंगे विमानों को जोखिम में डालना अब जरूरी नहीं रहा। वियतनाम में इन ड्रोनों का 1106 बार इस्तेमाल हुआ, जिनसे 3345 मिशन पूरे हुए। हालांकि वियतनाम युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका ने ड्रोन परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इजराइल में नवाचार तेजी से जारी रहा, खासकर इजरायली अरब युद्धों में सैन्य तकनीक की जरूरत के चलते। 1970 के दशक में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री स्काउट और तादरिन मास्टिफ ड्रोन विकसित किए। इन ड्रोन ने इजराइल की निगरानी क्षमताओं में बड़ा योगदान दिया। अमेरिकियों ने प्रेरणा लेकर इजराइल के साथ मिलकर RQ-2 पायनियर ड्रोन तैयार किया। बाद में इसका इस्तेमाल खाड़ी युद्ध में इराकी तोपखाने की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया गया। 1991 में 40 इराकी सैनिकों ने कैमरे पर एक पायनियर ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह पहली बार था जब इंसानों ने मशीन के सामने आत्मसमर्पण किया। ये काफी डरावना है और आने वाले वर्षों में ड्रोन तकनीक और भी डरावनी होगी। 90 के दशक में जनरल एटॉमिक्स ने क्रांतिकारी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन विकसित किया। इस ड्रोन का वजन 2200 पाउंड से ज्यादा है। इसका विंग स्पैन 48 फीट से ज्यादा है। इसकी रेंज लगभग 800 मील है और यह 24 घंटे तक उड़ सकता है। इस सिस्टम के पीछे इजरायली इंजीनियर इब्राहिम करीम थे, जिन्हें ड्रोन तकनीक का जनक कहा जाता है। बाद में जनरल एटॉमिक्स ने प्रीडेटर ड्रोन पर हेलफायर मिसाइल लगाकर दूर से हमला करने का तरीका खोजा। यह आतंक के खिलाफ युद्ध में गेम चेंजर था। प्रीडेटर ने अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन और सीरिया में टारगेट्स पर हमला किया। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अनुसार 2002 से अमेरिका ने 14,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें करीब 17,000 लोग मारे गए। इनमें लगभग 2,200 निर्दोष नागरिक थे। स्वाभाविक है कि इसको लेकर काफी आलोचना भी हुई है। इसे और भी ज्यादा आपत्तिजनक बनाता है ये तथ्य कि इनमें से कई ड्रोन ऑपरेटर अमेरिका में ही तैनात थे। वे हजारों मील दूर बैठकर सैटेलाइट्स के जरिए जुड़े हुए जीवन और मृत्यु से जुड़े फैसले ले रहे थे। लेकिन यही बात ड्रोन को इतना शक्तिशाली भी बनाती है। आपको जमीन पर अपने सैनिकों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। और क्योंकि ये ड्रोन हमला करने से पहले घंटों तक किसी इलाके की निगरानी कर सकते हैं, ये आम हवाई हमलों की तुलना में कहीं ज्यादा सटीक साबित होते हैं। हाल के वर्षों में MQ-9 रीपर के आने से ये ड्रोन और भी घातक हो गए हैं।
इसका नाम ग्रिम रीपर के नाम पर है, इसके पीछे एक वजह है। अब अन्य देश भी अमेरिका की ड्रोन क्षमताओं की बराबरी कर रहे हैं, जैसे तुर्की का बायराक्तर ड्रोन और चीन का विंग लॉन्ग आई। दिलचस्प बात यह है कि ईरान भी ड्रोन तकनीक में काफी अच्छा हो गया है। वे इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। इजराइल ने 1980 के ईरान इराक युद्ध में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जबकि अब ईरान अपने शहीद सुसाइड ड्रोन के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें बाद में कवर करेंगे। रूस भी इन्हें इस्तेमाल करता है। सैन्य ग्रेड यूएवी के बढ़ने से इनका उपयोग दुनिया भर के युद्धों में होने लगा। लीबिया गृह युद्ध शुरुआती संघर्षों में था, जहां दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल किए। इस संघर्ष में लगभग 1000 ड्रोन हमले हुए, जिनमें तुर्की के बायराक्तार और यूएई द्वारा दिए गए चीनी विंग लूंग ड्रोन शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लीबिया युद्ध में पहली बार एक स्वायत्त हथियार प्रणाली यानी एक किलर रोबोट द्वारा घातक हमला दर्ज किया गया। यह मानव इंद लूप सिद्धांत के विरुद्ध है, जो चिंता का विषय है। दुनिया की सेनाओं ने देखा कि ड्रोन अब युद्ध का नया तरीका बन गए हैं। 2014 के डोनबास संघर्ष में यूक्रेन और रूस ने ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया, हालांकि तब इसकी दर आज से कम थी। 2020 के नागोर्नो कराबाख संघर्ष में आर्मेनिया और अजरबैजान ने पहले से कहीं ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उन्होंने साधारण व्यावसायिक ड्रोन का भारी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सैन्य भाषा में इन्हें कोडजा या कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ड्रोन कहते हैं। इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी है, क्योंकि अब तक हमने ड्रोन के बड़े सैन्य विकास पर ही चर्चा की है। 2010 के दशक की शुरुआत से कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री में तेजी आई और इसके पीछे एक कंपनी है, यानी चीनी DJI टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। उन्होंने कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन बनाने शुरू किए, जिन्हें उपभोक्ताओं और व्यवसायियों को बेचा जा सकता था। आजकल व्यावसायिक ड्रोन एक $32 अरब का उद्योग है और DJI का इस पर 90% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ एकाधिकार है। विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन बात यह है कि ये DJI ड्रोन सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोगी नहीं थे। सबसे पहले इसे इराक और सीरिया के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आतंकवादियों ने समझा। उन्होंने चीनी ड्रोन खरीदे, उन पर ग्रेनेड लगाए और शिकारों के ऊपर उड़ाए। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को दूर से पहचानने के लिए भी किया। हाल ही में क्षेत्र के अन्य आतंकवादी समूहों ने भी इन तरीकों की नकल करना शुरू कर दिया। इससे निपटना चुनौतीपूर्ण है। हर ड्रोन कुछ $1000 का होता है, लेकिन उपकरण नष्ट कर या सैनिक मारकर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एयर डिफेंस मिसाइलों से ड्रोन गिराना अक्सर आतंकियों के लिए ड्रोन खरीदने से महंगा होता है। बाद में राज्य समर्थित समूहों ने भी ध्यान दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया जैसे छोटे देशों ने इसे सबसे पहले अपनाया, जो संयोग नहीं था। कमर्शियल ड्रोन युद्ध की कम लागत के कारण सीमित बजट वाले देश इनका बड़े स्तर पर उपयोग करने के तरीके खोजते हैं। अब पीछे मुड़कर देखें तो नागोर्नो कराबाख की ड्रोन जंग भी बच्चों का खेल लगती है। 2022 में शुरू यूक्रेन युद्ध में ड्रोन युद्ध का ऐसा स्तर देखा गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह उसी वक्त शुरू हुआ जब रूसी सैनिक घुसे थे। 40 मील लंबी कतार के साथ वे कीव पर कब्जा कर जल्दी जीत चाहते थे। उन्हें लगता था कि यूक्रेन के विमान गिर गए हैं और उनके पास हवाई वर्चस्व है। लेकिन फिर रूसी सेनाओं पर तुर्की के बायराक्टर TB2 ड्रोन से बेरहमी से हमला किया गया, जिन्हें यूक्रेन ने कई साल पहले खरीदा था। रूसियों को इसका अंदाजा नहीं था। उन्होंने उन यूक्रेनी ड्रोन टीमों का अंदाजा नहीं लगाया था जिन्होंने उनकी टुकड़ियों में खौफ पैदा किया। रात में वे जंगलों में क्वाड बाइक चलाते थे, साथ में साधारण टोही और छोटे ग्रेनेड ड्रोन होते थे। वे नियमित रूप से रूसियों को देख लेते थे और कॉलम के आगे चल रहे कुछ वाहनों को निशाना बनाते थे। जब कॉलम सड़क पर फंस गया तो उन्होंने तोपखाने की बमबारी बुला ली। ड्रोन रणनीतियां इतनी अनोखी थीं कि रूसियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और कीव पर रूसी हमला पूरी तरह से एक आपदा में बदल गया। बाद में रूसियों ने फिर से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की, इस बार पूर्वी मोर्चे पर धीरे धीरे और लगातार हमला करके। यूक्रेनियों के सामने रूसी सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखाने की भारी संख्या थी। परंपरागत सैन्य सोच के अनुसार यूक्रेनियों के पास कोई मौका नहीं था, लेकिन जैसा कि सामने आया है, अब परंपरागत सोच वास्तव में काम नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेनियों ने यह पता लगा लिया कि ड्रोन का इस्तेमाल करके वे रूसियों की लगभग हर चीज को नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए यूक्रेन के ड्रोन शस्त्रागार में झांकते हैं, जिसने युद्ध की प्रकृति बदल दी है। सबसे आम ड्रोन अब तक कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ड्रोन हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी।
खासकर चीनी DJI मैविक ड्रोन। इनका इस्तेमाल फ्रंट लाइन की निगरानी, टोही मिशनों और छोटे पैमाने के हमलों के लिए किया जाता है। कम कीमत के कारण यूक्रेनियन रोज हजारों ड्रोन खो सकते हैं और निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये ड्रोन रूसी यूनिट्स और वाहनों का पता लगाकर सटीक तोपखाने हमले में मदद करते हैं। यूक्रेनियन के पास रूसी सेना जितने गोले या हॉवित्जर नहीं हैं, लेकिन ड्रोन क्षमताओं से उनकी सेना ज्यादा सटीक हो गई है। ड्रोन खुद भी घातक हैं क्योंकि यूक्रेनियन उन पर ग्रेनेड, मोर्टार के गोले या छोटे बम लगा देते हैं। ये ड्रोन हवाई सुरक्षा को चकमा देकर रूसी सेना के लिए बड़ा खतरा हैं। अब चीनी माविक ड्रोन आसानी से मिलने के कारण रूसी भी इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन से ड्रोन रूसी हैं और कौन से यूक्रेनी, जिससे भ्रम होता है। लेकिन ड्रोन का डर सार्वभौमिक है। हालांकि सिर्फ मैविक ड्रोन ही डरावने नहीं हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू या FPV ड्रोन कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये ड्रोन रेसिंग की दुनिया से हैं, जो एक नया और बढ़ता खेल है। लेकिन यूक्रेनियनों ने पता लगा लिया कि रेसिंग ड्रोन काफी घातक हथियार बन सकते हैं जब आप इन्हें विस्फोटक के साथ किसी लक्ष्य में टकरा देते हैं। FPV ड्रोन में शक्तिशाली मोटर होती हैं और ये तेज रफ्तार व गतिशीलता के लिए बने हैं। कुशल ड्रोन पायलट FPV ड्रोन को आसानी से खाइयों, इमारतों या वाहनों की दरारों में घुसेड़ सकते हैं। ये ड्रोन टैंकों के कमजोर हिस्सों और चलते लक्ष्यों को आसानी से निशाना बनाकर नष्ट कर सकते हैं। अब यह FPV युद्ध वास्तव में विज्ञान कथा जैसा लगने लगता है। FPV ड्रोन को वीडियो गेम की तरह कंट्रोलर और गॉगल्स से रियल टाइम वीडियो फीड के साथ नियंत्रित किया जाता है। यूक्रेन अभी घरेलू FPV ड्रोन का पूरा फायदा उठा रहा है। इसमें एस्क्वाड्रॉन पेगासस ड्रोन भी है, जो इतना मजबूत है कि एंटी टैंक RPG वॉरहेड ले जा सकता है। पिछले साल यूक्रेन ने 1.5 करोड़ में से 96% FPV ड्रोन देश में खरीदे थे और 2025 में 4.5 करोड़ ड्रोन देश में ही खरीदने की योजना है। इन FPV ड्रोन को चलाने के लिए यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर हर जगह समर्पित FPV यूनिट्स तैनात की हैं। रूसी अब तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि FPV में वे देर से आए। 2025 में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक वे 20 लाख FPV ड्रोन बनाने की योजना बना रहे हैं। FPV ड्रोन के अलावा यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है लूटियरिंग म्यूनिशन। ये बाकी सभी श्रेणियों से अलग हैं क्योंकि इन्हें किसी इलाके में कुछ समय तक मंडराने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जैसे ही कोई लक्ष्य दिखे ये उस पर गोता लगाकर हमला कर सकें। यूक्रेन अमेरिकी स्विचब्लेड ड्रोन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहा है, पर अमेरिका ने अब तक इनकी केवल कुछ 100 यूनिट ही बनाई है। तो यूक्रेनियन फिलहाल खुद ही अलग अलग लूटियरिंग म्यूनिशन बना रहे हैं, जैसे कि रामदो UAV और ST-35 साइलेंट थंडर। रूसी भी बहुत सारे लूटियरिंग म्यूनिशन बना रहे हैं, जिनमें KYB और लैंसेट ड्रोन शामिल हैं। लूटियरिंग म्यूनिशन बाकी ड्रोन से ज्यादा जटिल होने के कारण उतने आम नहीं हैं। सरल ड्रोन को वन वे अटैक या OWA ड्रोन कहते हैं और इन्हें सुसाइड या कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। इन ड्रोन को प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलों से अलग करने वाली बात थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन ये आमतौर पर प्रोपेलर से चलते हैं। ये काफी धीमे उड़ते हैं और इनका डिजाइन भी हवाई जहाज जैसा होता है। रूसी इन सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम है, खासकर ईरानी डिजाइन किए गए मॉडलों का। इसमें शाहिद 131 और 136 ड्रोन हैं, जिन्हें रूस में गरान 1 और गरान 2 कहा जाता है। ईरान ने संभवतः सैकड़ों ऐसे ड्रोन रूसियों को बेचे हैं और उन्होंने अपनी ड्रोन तकनीक भी निर्यात की है, जिससे रूसी लोग अब इन ईरानी मॉडलों को अपने देश में बना सकते हैं। इनकी कीमत प्रति ड्रोन 20,000 से $50,000 है, जो सामान्य क्रूज मिसाइलों की तुलना में सस्ती है। इसीलिए शाहिद ड्रोन को गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल कहते हैं। लेकिन इन्हें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि 2022 से रूस ने इन आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों पर हमला करने के लिए किया है, जिसमें कीव भी शामिल है। 2024 में यूक्रेन की राजधानी पर 1300 ड्रोन ने हमला किया। औसतन हर हफ्ते 4 हमले हुए। इनका उपयोग नागरिक ऊर्जा ढांचे पर हमलों में हुआ है। हाल के महीनों में रूसी ड्रोन हमलों की तीव्रता बढ़ी है। एक बार में 500 से ज्यादा ड्रोन शहरों को निशाना बना रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ड्रोन यूक्रेनी रक्षा प्रणाली गिरा देती है और यही असली मकसद है। मकसद यूक्रेन की वायु रक्षा को इतना व्यस्त करना है कि कुछ ड्रोन निकल जाएं। ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ हमला, जैसा हाल ही में बड़े हमले में हुआ, और भी घातक होता है। इस हमले में 23 लोगों की मौत, दर्जनों घायल और कई इमारतें नष्ट हुईं। यूक्रेनी जनता पर जो आतंक यह हमला लाता है,
उसके अलावा यह एक बहुत ही प्रभावी थकावट की रणनीति भी है। यूक्रेन के लिए इन ड्रोन को गिराना रूस के इन्हें बनाने से ज्यादा महंगा है, लेकिन क्योंकि आम नागरिक खतरे में हैं, यूक्रेन के पास कोई विकल्प नहीं है। उसे ड्रोन से बचाव के लिए हर संभव कोशिश करनी ही होगी। हम बाद में ड्रोन रक्षा की उलझन को करीब से देखेंगे, लेकिन पहले हमें यूक्रेनी हमलावर ड्रोन पर नजर डालनी होगी, क्योंकि ये रूसियों को टक्कर दे रहे हैं और गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा उद्योग ने शाहिद ड्रोन के प्रतिद्वंद्वी AQ-400 स्थित UJ-26 बीवर और नया मराक ड्रोन तैयार किया है। उन्होंने तो A-22 हल्के विमान को भी आत्मघाती ड्रोन में बदल दिया है। यूक्रेन इन मॉडलों का इस्तेमाल हर तरह के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कर रहा है, जिनमें रूसी राजधानी, सैन्य डिपो, फैक्ट्रियां और मोर्चे से काफी दूर स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा शामिल हैं। रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमलों की सूची लंबी है, लेकिन कुछ का विस्तार से उल्लेख जरूरी है। अगस्त 2023 में एक ड्रोन ने मॉस्को के व्यापारिक जिले की इमारत पर हमला किया था। कोई मारा नहीं गया, लेकिन हमला क्रेमलिन से केवल 3 मील दूर होना बड़ा चेतावनी संकेत था। उसी महीने यूक्रेन ने रूस में एक और बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 2 इल्यूशिन 76 विमान नष्ट हुए और 2 को नुकसान पहुंचा। इसने रूसियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया, जबकि खुद ड्रोन की कीमत बहुत कम थी। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के जरिए तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने के लिए भी एक बड़ा अभियान चलाया। रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन ने रूस की 17% रिफाइनिंग क्षमता 1.1 करोड़ बैरल दिन बाधित कर दी है। इससे स्थानीय ऊर्जा की कमी और युद्ध को फंड करने वाले ईंधन निर्यातों को नुकसान हो रहा है। हाल ही में एक और यूक्रेनी ड्रोन हमले ने यूक्रेनी सीमा से 1118 मील दूर एक रूसी रडार साइट को निशाना बनाया, जो अब तक की सबसे लंबी एकतरफा ड्रोन स्ट्राइक का विश्व रिकॉर्ड है। यूक्रेन की ये बढ़ती क्षमताएं दोनों पक्षों को लंबी दूरी के हमलों में बराबरी पर ला रही हैं। अब यूक्रेन ने नौसैनिक ड्रोन यानी मानव रहित सतही पोत USV में पूरी बढ़त बना ली है। यूक्रेन के इनोवेटिव सी बेबी और मगुरा V5 मॉडल इसके बड़े उदाहरण हैं। ये करीब 6 मीटर या 20 फीट लंबे छोटे पोत हैं, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इनकी रेंज 1000 किलोमीटर और गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लगभग कहीं से भी लॉन्च हो सकते हैं। विस्फोटकों से भरे ये दुश्मन जहाजों से टकराकर घातक कामिकाजे हमले करते हैं और प्रति यूनिट लागत 20,000 से 30,000 डॉलर होने के कारण यह बहुत प्रभावी है। उन्होंने कई मिलियन डॉलर के जहाज डुबोए हैं, जिससे निवेश पर अच्छा रिटर्न और बड़ा रणनीतिक असर पड़ा है। यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूसी ब्लैक सी फ्लीट को सेवास्तोपोल से नोवोरोसिस्क लौटने पर मजबूर किया है। अब ब्लैक सी रूस के नियंत्रण में नहीं है। रूसी जहाजों को वहां ऑपरेशन करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। मेरा मतलब है, अगर वे वहां ऑपरेशन करते भी हैं। यह भी दिलचस्प है कि ड्रोन युद्ध के एक और क्षेत्र यानी बिना चालक के जमीनी वाहन UGV पर नजर डालें। इन्हें ग्राउंड ड्रोन या रोबोट भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यूक्रेन जैसे युद्ध में स्वचालित जमीनी युद्ध की कई संभावनाएं हैं, क्योंकि आप बिना वजह सैनिकों को जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। इसके अलावा सामान्य टैंक और बख्तरबंद वाहनों की प्रभावशीलता हवाई ड्रोन हमलों के कारण कुछ कम हो गई है। अब जमीन पर चलने वाले ड्रोन पहले से ही यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा हमलों में प्रयोगात्मक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य ब्रिगेड के अनुसार कई रूसी सैनिक जमीन पर चलने वाले ड्रोन के सामने स्वचालित हमले में आत्मसमर्पण कर गए। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय 2025 के अंत तक 15,000 जमीन पर चलने वाले ड्रोन तैनात करेगा। इसमें पहले से ही छोटे जमीन पर चलने वाले कामिकाजे ड्रोन शामिल हैं, जो खाइयों, बंकरों या टैंकों पर हमला करने के लिए हैं। साथ ही बारूदी सुरंग हटाने वाले ड्रोन या लॉजिस्टिक्स ड्रोन भी शामिल हैं। रूसी भी इसकी संभावनाओं को देख रहे हैं और वे स्वायत्त T-70 टैंकों का परीक्षण कर रहे हैं, जिन्हें कहीं अधिक घातक जमीन पर चलने वाले ड्रोन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी FPV ड्रोन, नौसैनिक ड्रोन और जमीन पर चलने वाले ड्रोन जैसे नवाचार क्षेत्रों में यूक्रेनियों ने निश्चित रूप से बढ़त बना ली है, और इसके कारणों पर संक्षेप में नजर डालना जरूरी है, क्योंकि यह थोड़ा उल्टा लग सकता है। यूक्रेन एक छोटा देश है जिसका रक्षा उद्योग रूस से काफी छोटा है। यूक्रेन के पास एक बढ़ती स्टार्टअप संस्कृति का फायदा है। सैकड़ों अलग अलग यूक्रेनी उद्यमियों ने ड्रोन स्टार्टअप्स की स्थापना की है और इन नवोन्मेषी व्यवसायों ने ड्रोन बनाने के लिए बेहद सस्ते और आसान तरीके खोज निकाले हैं।
यूक्रेन सैन्य ड्रोन उद्योग में विश्व स्तरीय है, जबकि रूस का रक्षा उद्योग पूरी तरह राज्य नियंत्रित है। ड्रोन नवाचार और उत्पादन क्रेमलिन द्वारा निर्देशित हैं। इससे ठेके पुरानी रक्षा कंपनियों को मिलते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा घटती, नवाचार रुकता और लागत बढ़ती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रूस को इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। इन्हें अक्सर तस्करी के जरिए लाना पड़ता है, जिससे रूस की आपूर्ति श्रृंखलाएं धीमी हो जाती हैं। यूक्रेनियन ड्रोन में आगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। रूस कई क्षेत्रों में आगे है और यूक्रेन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फ्रंट लाइन के कुछ हिस्सों पर रूस के पास सैनिकों की संख्या में 5 से 1 तक की बढ़त है। रूसियों को अपने विशाल युद्ध अर्थव्यवस्था के कारण टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और तोपखाने में भी बढ़त हासिल है। उनके पास ज्यादा मिसाइलें हैं और तोप के गोले में बढ़त है। फिर भी यूक्रेन वर्षों से रूस की बढ़त रोकने में सक्षम रहा है। ड्रोन ने पारंपरिक रणनीतियों को बेअसर कर दिया है। टैंक आक्रामक नहीं रह गए और सामान्य सैनिक ज्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ तक कि मोर्चे से मीलों पीछे स्थित तोपखाने की पोजीशन भी सुरक्षित नहीं है। नतीजतन रूसी आक्रमण बहुत महंगा साबित हुआ है और यह पूरे देश पर कब्जा करने का अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सका। जैसा कि आगे बताया जाएगा, युद्ध के ये बदलाव दुनिया भर पर असर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इन ड्रोन से निपटने के संभावित तरीकों को देखना चाहिए, क्योंकि ये तरीके भी तेजी से उभर रहे हैं। जैसा कि बताया था, पारंपरिक एयर मिसाइल डिफेंस यहाँ कारगर नहीं है। ड्रोन को मिसाइल से गिराया जा सकता है, लेकिन मिसाइलें ड्रोन से महंगी होने के कारण यह किफ़ायती नहीं है। उदाहरण के लिए पैट्रियट मिसाइल की कीमत पहले से ही $4 मिलियन प्रति मिसाइल है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन ने रचनात्मक विकल्पों की तलाश की है। एक विकल्प है खाइयों और वाहनों के चारों ओर ड्रोन नेट्स व केज लगाना। ये सस्ते खतरों से बचाती हैं और अधिकतर कमर्शियल ड्रोन को रोक सकती हैं, लेकिन FPV या कामिकाज़े ड्रोन के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अहम होता है। ये चीज़ें जटिल हैं, लेकिन आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच के सिग्नल को बाधित करने के लिए दुश्मन ड्रोन ऑपरेटर का नियंत्रण छूट जाता है और ड्रोन क्रैश हो जाता है या फेल सेफ मोड में चला जाता है। इसी तरह आप ड्रोन के सैटेलाइट कनेक्शन को भी जाम कर सकते हैं, या आप ड्रोन को धोखा देने के लिए नकली सैटेलाइट सिग्नल दे सकते हैं, जिसे स्पूफिंग कहा जाता है। यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तेज हो गया है। दोनों पक्ष हजारों ड्रोन खो रहे हैं। सैनिक अब पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बैकपैक और एंटी ड्रोन गन लेकर चलते हैं, जो गोली की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती है। यह अब आम हो गया है, हालांकि यह पहले साइंस फिक्शन जैसा लगता था। ज्यादा ताकत और ज्यादा रेंज वाले बड़े इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ट्रकों पर लगाए जाते हैं, जैसे यूक्रेनी बुकोवेलेडी। ऐसे कई स्थिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जिनमें बड़े रडार और जैमर होते हैं। इन्हें अक्सर गुब्बारे या टावर पर लगाया जाता है ताकि इनकी कवरेज बढ़ सके। एटलस प्रोजेक्ट के तहत यूक्रेन फ्रंट लाइन पर हजारों सिस्टम्स जोड़कर ड्रोन वॉल या इलेक्ट्रॉनिक आयरन डोम बनाना चाहता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपाय सस्ते हैं, पर युद्ध के मैदान में ड्रोन का खतरा बना हुआ है। ड्रोन और उनकी सुरक्षा के बीच हथियारों की दौड़ जारी है। साथ ही नई तकनीकें ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से निपटने में मदद कर रही हैं। ड्रोन के सिग्नल अब ज्यादा ताकतवर हैं और बार बार फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, जिससे जैम करना मुश्किल होता है। ड्रोन अब रडार से बचने के लिए छोटे नीची उड़ान भरते और कम रेडियो सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्रोन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वे पहले से प्रोग्राम किए गए रास्तों पर अपने आप उड़ सकें, ताकि अगर उनके सिग्नल जैम भी हो जाएं तो भी वे अपना मिशन पूरा कर सकें। यहाँ तक कि पूरी तरह से स्वायत्त AI ड्रोन का भी संभावित विकास है, जिन्हें किसी मानव ऑपरेटर की जरूरत नहीं होगी। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में फाइबर ऑप्टिक ड्रोन भी सामने आए हैं। ये मीलों लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल का स्पूल लेकर चलते हैं, जिससे ड्रोन ऑपरेटर से बिना रेडियो सिग्नल के सुरक्षित कनेक्शन बनता है। केबल कटे बिना इन्हें जैम करना असंभव है। यह तकनीक मुख्यतः फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाज़े ड्रोन अपनाते हैं और यह एक डरावना नया खतरा है। इसने पहले ही नो मैंस लैंड के पूरे खेतों को केबलों से भर दिया है। फिर भी जब इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के लिए उपाय होते हैं, तब भी इन ड्रोन को गिराने के तरीके मौजूद हैं। एक विकल्प है छोटे हथियार और सामान्य एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल करना। तेज उड़ते ड्रोन पर निशाना लगाना मुश्किल है, पर कुछ सैनिक इसमें माहिर हैं। यूक्रेनियन इसके लिए खास एंटी ड्रोन राइफल राउंड भी बना रहे हैं। हालांकि यह साफ तौर पर आखिरी रक्षा पंक्ति है और पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन बंदूकों से रक्षा करने की लागत काफी कम है। ड्रोन
रक्षा में अब ड्रोन ऑन आफ्टर ड्रोन इंटरसेप्टर का नया और क्रांतिकारी विचार उभर रहा है। यूक्रेन इन इंटरसेप्टरों में तेजी से निवेश कर रहा है ताकि शाहिद ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। आखिरकार राष्ट्रपति जेलेंस्की रोजाना ऐसे 1000 इंटरसेप्टर बनाना चाहते हैं। अब इंटरसेप्टर के कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ इंटरसेप्टर सीधे दुश्मन ड्रोन से टकरा जाते हैं, कुछ अपने टारगेट को पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ में ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम लगे होते हैं। यह तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ड्रोन और उनकी डिफेंस में हथियारों की दौड़ चल रही है और बाकी दुनिया इन घटनाक्रमों को बहुत करीब से देख रही है। इसका कारण यह है कि यूक्रेन युद्ध दिखाता है कि भविष्य का युद्ध कैसा दिखेगा। यह बहुत डरावना हो सकता है क्योंकि एक देश ड्रोन अपनाने में सबसे आगे लगता है, वह देश है चीन। सिर्फ ड्रोन की भारी संख्या जो वे बना रहे हैं वह चिंता का विषय होनी चाहिए। हालांकि यह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन चीन का ड्रोन उत्पादन निश्चित रूप से प्रतिवर्ष लाखों में है, क्योंकि DJI टेक्नोलॉजीज कंपनी की वजह से, जिसका हमने पहले जिक्र किया है। तथ्य स्पष्ट है, इसे सीधे CCP ने फंड किया और DJI को भारी सब्सिडी दी ताकि वह बाजार पर कब्जा कर सके। कोई शक नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चीन ड्रोन के दोहरे उपयोग को समझता है। जो देश नागरिक ड्रोन उद्योग पर काबिज होता है वही सैन्य ड्रोन उद्योग भी हासिल कर सकता है। युद्ध की स्थिति में चीन द्वारा बनाए जा रहे सभी मैविक ड्रोन लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं फैक्ट्रियां, सप्लाई चेन और इंजीनियर जो मैविक बना रहे हैं उन्हें लंबी दूरी के अटैक, FPV, कामिकाजे ड्रोन और लूटिंग म्यूनिशन बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी पीछे है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका में कंपनियां एक साल में 10,000 से भी कम ड्रोन बना रही हैं। यह बहुत कम है, खासकर अगर चीन, यूक्रेन और रूस से तुलना करें। सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो यह एक बड़ी समस्या है। कोई भी चीन से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन होने पर अमेरिका मुश्किल में आ सकता है। इसी कारण प्रतिनिधि सभा ने DJI को अमेरिकी बाजार से बैन करना चाहा, लेकिन सीनेट में पास नहीं हुआ क्योंकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। फिर भी यह साफ है कि पेंटागन को इससे निपटने के लिए अपनी रक्षा नीति में पूरी तरह से बदलाव करना होगा और उसे तेज नवाचार और विस्तार की जरूरत है। ड्रोन उद्योग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन ड्रोन डोमिनेंस को अनलीज करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे बड़ा असर हो सकता है। अमेरिका में ड्रोन क्षेत्र में 500 कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ये स्टार्टअप्स महत्वाकांक्षी उद्यमियों द्वारा स्थापित हैं जो ड्रोन के नागरिक और सैन्य उपयोग की संभावना जानते हैं, लेकिन अब तक वे ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। वे DJI की कम कीमत से मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी निर्माण लागत कम है और जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। उनके रास्ते में एक और बड़ी बाधा है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या FAA के नियम। मूल रूप से नियम बहुत ज्यादा हैं और वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक नियम है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट से आगे उड़ान भरना प्रतिबंधित है। ड्रोन का मकसद आपकी नज़र से दूर काम करना है, पर कंपनियों को इसके लिए कई छूट लेनी पड़ती है। बिल्कुल, यह लोगों की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि ड्रोन हर जगह उड़ते रहें और सुरक्षा खतरे में पड़े। लेकिन यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। अगर अमेरिका ये ड्रोन नहीं बनाएगा तो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा। इसे रोकने का पहला कदम है FAA की लाल फीता शाही को खत्म करना, जो कार्यकारी आदेश के बाद शुरू हो चुका है। दूसरा कदम यह है कि पेंटागन इन ड्रोन कंपनियों को कई ऑर्डर दे रहा है, जो पहले से हो रहा है। 2023 में सैन्य के लिए सस्ते अमेरिकी ड्रोन लाने को रेप्लिकेटर प्रोग्राम शुरू हुआ था। पेंटागन की योजना है कि 2026 तक अमेरिकी सेना के हर कॉम्बैट डिवीजन के पास ड्रोन हो। आखिरकार हर डिवीजन के पास अपने लिए हजारों ड्रोन होंगे। एक बार जब निर्माण क्षमता आ जाती है तो संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए इन सिस्टम्स का बड़ा भंडार बनाना समझदारी होगी। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अमेरिका खरीदे गए ड्रोन घरेलू रूप से बनाने की जरूरत नहीं समझता। इसके बजाय वह अपने सहयोगियों से भी ड्रोन खरीद सकता है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। युद्धकालीन नवाचारों से यूक्रेन ने विश्व स्तरीय सैन्य ड्रोन उद्योग सस्ते दामों में स्थापित किया है। पिछले साल उनका उत्पादन आंकड़ा 22 मिलियन था। इस साल यूक्रेन का लक्ष्य 45 मिलियन है और जैसा कि हमने पहले ही बताया है, उनकी उत्पादन क्षमता 10 मिलियन है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री के अनुसार यह चीन से ज्यादा पीछे नहीं है। हाँ, युद्ध रुकने के बाद ही यूक्रेन अमेरिका और अन्य को ड्रोन बेच सकेगा। ऐसा होने पर यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री उसके सहयोगियों के लिए बहुत उपयोगी होगी।
इन ड्रोन को विदेशों में निर्यात करना यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। लेकिन पेंटागन यूक्रेन पर ड्रोन के लिए ज्यादा निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। सिर्फ ड्रोन निर्माण काफी नहीं है, पेंटागन को अपनी रक्षा रणनीति पर भी फिर से विचार करना चाहिए। भविष्य में पुराने सिस्टम कितने उपयोगी रहेंगे, यह बड़ा सवाल है। हम अब्राम्स टैंक, F-22, F-35 फाइटर जेट, पनडुब्बी, विध्वंसक, एयरक्राफ्ट कैरियर आदि की बात कर रहे हैं। ये सभी किसी न किसी तरह से मानव रहित सिस्टम्स द्वारा बदले जाने के खतरे में हैं, क्योंकि मानव रहित सिस्टम्स सस्ते और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ उदाहरण इसे साबित करते हैं। AI संचालित फाइटर जेट्स पहले से ही मौजूद हैं और वे मानव चालित विमानों की तुलना में कहीं अधिक जी फोर्स को संभाल सकते हैं। AI संचालित बख्तरबंद वाहन और टैंक भी विकासाधीन हैं। चीन ने पहली बार AI ड्रोन कैरियर बनाया, जिससे पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर की सोच बदली है। हम नहीं जानते कि भविष्य का युद्ध पूरी तरह रोबोटिक होगा या नहीं, क्योंकि AI और मानव रहित प्रणालियों की सीमाएं अब तक स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन फिलहाल पारंपरिक मानव चालित प्रणालियों में अरबों डॉलर का निवेश जारी रखना समझदारी नहीं लगती है ना? अमेरिकी वायुसेना दांव सुरक्षित रखने के लिए मानव और मानव रहित टीमिंग का प्रयोग कर रही है। यह लॉयल विंगमैन पर काफी खर्च कर रही है, जो एक कॉम्बैट ड्रोन है जो फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ मिलकर काम करता है। जनरल एटॉमिक्स और नई कंपनी एंडारिल अभी YFQ-42A और YFQ-44A डिजाइनों पर काम कर रही हैं। आखिरकार अमेरिका की योजना है कि वह इन ड्रोनों में से 1000 खरीदेगा। हर एडवांस्ड फाइटर जेट के लिए 2 AI से संचालित लॉयल विंगमैन युद्ध में जागरूकता बढ़ाएंगे और खतरनाक ऑपरेशंस बिना पायलट्स की जान जोखिम में डाले अंजाम देंगे। चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और तुर्की जैसे दूसरे देश भी अपने खुद के लॉयल विंगमैन ड्रोन पर काम कर रहे हैं। यह हवाई युद्ध को पूरी तरह बदल देगा। अमेरिकी नौसेना कई ड्रोन परियोजनाओं पर काम कर रही है, क्योंकि ये प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने में अहम होंगे। घोस्ट फ्लीट ओवरलॉर्ड के साथ पहली बिना चालक दल वाली सतही जहाजों का भी परीक्षण किया जा रहा है और का पनडुब्बी ड्रोन का भी परीक्षण किया जा रहा है। MASC परियोजना और भविष्य की अनमैन्ड सरफेस व्हीकल परियोजना के तहत बनाए जा रहे नए ड्रोन जहाज अभी शुरुआती चरणों में हैं। सेना टोही के लिए छोटे सस्ते ड्रोन इस्तेमाल करेगी और लॉजिस्टिक्स ड्रोन व रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल्स जैसे रिप्सा M3 वुल्फ एक्स पर भी नजर रखेगी। ये पारंपरिक टैंकों के विकल्प न सही, लेकिन काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीन इन सभी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, तो यह सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। चिंता की बात है कि चीन ड्रोन स्वार्म्स के क्षेत्र में आगे निकल रहा है। हाल ही में चौंकिंग में एक ड्रोन लाइट शो के दौरान उन्होंने एक साथ 11,787 ड्रोन संचालित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह देखने में एक खूबसूरत नई कला का तरीका लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी मासूम नहीं है। अगर 10,000 ड्रोन एक साथ विस्फोटकों के साथ हमला करे तो पारंपरिक सिस्टम्स टिक नहीं पाएंगे। यही वो कदम है बड़े पैमाने पर हमलों की ओर, जिसमें अमेरिका पीछे रह सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि अमेरिका की पारंपरिक रक्षा कंपनियां ऐसे ड्रोन बनाना नहीं चाहती जिनकी कीमत सिर्फ कुछ $1000 हो और जिनमें मुनाफा कम हो। उन्हें बड़े और उन्नत सिस्टम बनाना पसंद है जिनकी कीमत लाखों डॉलर होती है। अब इन सिस्टम्स की भी अपनी जगह है, लेकिन कुछ युद्ध परिस्थितियों में सस्ते ड्रोन ज्यादा उपयोगी होते हैं। यमन में हूथियों ने 6 हफ्तों में 7 रीपर ड्रोन गिरा दिए, जिनकी कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर है। लेकिन उसी कीमत में आप हजारों छोटे ड्रोन बना सकते थे और ड्रोन स्वार्म्स का इस्तेमाल कर सकते थे। यह हूथियों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि मात्रा गुणवत्ता से ज्यादा असरदार हो सकती है। यह दुविधा है जहां सेना को संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना होता है। सही रणनीति वक्त बताएगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।